नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद पूजा में। अगर आपको यूजीसी नेट की तैयारी आसान भाषा में और पूरी समझ के साथ करनी है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। और हाँ, यूजीसी नेट की 7वीं इकाई यानी यूनिट 7 में आने वाली 2 कहानियों पर मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, यूजीसी नेट यूनिट 7 स्टोरीज, और वहां से पहले वाली दोनों कहानियां सुन सकते हैं। तो चलिए, आज हम यूजीसी नेट इकाई 7 के अंतर्गत आने वाली एक और महत्वपूर्ण कहानी दुलाई वाली को समझते हैं। ये कहानी भारतीय समाज की उन गहरी परतों को उजागर करती है जहां स्त्री जीवन का संघर्ष, त्याग और मानवीय कष्टों का यथार्थपूर्ण चित्रण मिलता है। सीता, लगभग 10 साल की पतली सी बच्ची, क्या है कहते हुए कोठरी के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। आदमी ने उसे देखते ही कहा, सीता, जरा अपनी बहन को बुला तो लाओ। अच्छा, कहकर सीता भीतर चली गई। कुछ देर बाद एक जवान, नई नई गृहस्थी वाली स्त्री वहां आकर खड़ी हुई। उसे देखते ही वो पुरुष कहने लगा, लो, लगता है हमें तो आज ही निकलना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर स्त्री पहले तो हैरान हुई, फिर झुंझला कर बोली, आज ही जाना पड़ेगा? कैसे? क्यों? भला अचानक आज कैसे जाया जा सकता है? अगर ऐसी ही जल्दी थी तो सुबह ही भैया से कह देते। तुम भी जानते हो, एक बार मुंह से चलो कह दिया तो बस विदाई समझ लो। लड़की को कभी सही तरह विदा भी किया होता तो मालूम पड़ता कि कितना झंझट है। मैं तो साफ कहती हूँ, आज किसी तरह नहीं जाया जा सकता। पुरुष ने शांत स्वर में कहा, तुम आज कह रही हो, पर हमें तो अभी निकलना है। अभी अभी घर से निकलते समय तार मिला है कि नवल किशोर आज ही कलकत्ता से लौट रहे हैं और आगरा से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि हम लोग आज ही इलाहाबाद चलें और मुगल सराय से सब साथ में गाड़ी पकड़ें। बस यही सुनकर मैं जल्दी से घाट से नहा धोकर लौट आया। कपड़े लत्ते बांधो, खाना पीना निपटाओ और घंटे भर में तैयार हो जाओ। जब हम यहाँ तुम्हें विदा कराने आए ही हैं तो कल की जगह आज सही। अभी भी चिड़ी हुई बोली, हाँ, जो नवल कहें वही चलेगा। एक ही डिब्बे में ना बैठने से क्या उनकी दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? पर तुम तो रुकने से रहे, जरूर उनके साथ ही जाओगे, पर मेरा तो रहना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? कैसी मुश्किल? उनकी हंसी मजाक की वजह से, और क्या। राह में हंसी ठट्टा अच्छा लगता है, लेकिन उनकी हंसी मुझसे नहीं देखी जाती। एक दिन चौक में बैठी हुई पूड़ियां तल रही थी कि जाने कहां से आकर नवल ने चीख मारी, अरे ओ बुआ, सुनो, देखो तुम्हारी बहू पूड़ियां चट कर रही है। मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई। भाभी जी ना होती तो पता नहीं क्या होता। उन्होंने बात संभाल दी, अरे खाने पहनने को तो आई ही है, पर मुझे उनकी वो हंसी बड़ी लगी। पुरुष हंसकर बोला, बस इसी से नहीं जाना चाहती? चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि बेचारी तो रोटी तक मुश्किल से खाती है, पूड़ी भला कब खाई होगी। यह कहकर बंशीधर कोठरी से बाहर आ गए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर ही सही जल्दी तैयार हो जाओ। उनकी बात सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आईं और देखते ही देखते आंसुओं की सावन भादों की झड़ी लग गई। बंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बनारस उनका ससुराल है। पत्नी को लेने आए हैं। ससुराल में उनकी सास, साला और साली के अलावा कोई नहीं। नवल किशोर दूर के रिश्ते में ममेरे भाई लगते हैं, पर दोनों की मित्रता इतनी गहरी है कि लोग अक्सर उन्हें एक ही सांचा के बने 2 लोग कहते हैं। उसी दिन उनका जाना पक्का हो गया। छोटी सीता भी बहन के साथ जाने की जिद में रोने लगी। माँ रोते बिसुरते विदाई का सामान जुटाने में लग गई। जानकी देई रोते रोते ही तैयार होती रही। कोई चीज रह जाती तो धीमी आवाज में माँ को याद दिला देती। 1 बजते बजते स्टेशन जाने का समय हो गया। अब सवाल ये था कि गाड़ी या इक्का लेने कौन जाए। घर की हालत पहले जैसी कहाँ रही। सीता के पिता के गुजरने के बाद सब उलट-पुलट हो गया। जिनके पास धन होता है उनके यहाँ नौकर चाकर और खुशामदी भी मंडराते रहते हैं, पर गरीब की चौखट पर कौन ठहरता है। एक का हारिन है, वह भी अभी कहीं बाहर गई है। साला राम की तबीयत ठीक नहीं, हर वक्त चारपाई पर लेटे लेटे बातें करते रहते हैं। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके कहा, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, स्टेशन पास ही तो है। बंशीधर तुरंत बोले, नहीं नहीं, आप क्यों जाएंगे, मैं चलता हूँ। चलते चलते बंशीधर सोचने लगे,
इक्का तो भले घर की स्त्रियों के लिए ठीक नहीं, ऊपर चढ़ना मुश्किल, फिर पराये आदमी के साथ एकदम पास पास बैठना पड़ता है। अच्छा होगा पालकी गाड़ी कर लें, आराम भी रहेगा और मर्यादा भी। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपए मांगे तो बंशीधर ने मन ही मन सोचा, अच्छा इक्का ही सही, पहुंच जाना है वही बहुत है। नवल किशोर भी यहाँ से साथ नहीं चल रहे, इलाहाबाद पहुंचकर देख लेंगे। बंशीधर इक्का बुलाकर ले आए और जो थोड़ा बहुत सामान था वो इक्के पर रखकर खुद भी बैठ गए। जानकी देई व्याकुल होकर फूट फूट कर रोती हुई इक्के में जा बैठी। पर इस चंचल दुनिया में ठहराव कहाँ, यहाँ कुछ भी टिकता नहीं। जैसे जैसे इक्का आगे बढ़ता गया वैसे वैसे जानकी की सिसकियां भी थमती चली गई। सिकरौल स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते उसने अपनी आंखें भी ठीक से पोंछ ली थीं। दोनों बिना कुछ बोले चले जा रहे थे कि अचानक बंशीधर की निगाह अपनी धोती पर गई और वे पछताते हुए बोले, अरे एक जरूरी बात तो ध्यान ही नहीं रहा। इक्के वाले से बचाकर जानकी ने धीमे स्वर में पूछा, क्यों, क्या कुछ अहम चीज छूट गई? नहीं, असल बात यह है कि मुझे देश में बनी धोती पहनकर आना था, पर भूलकर विदेशी ही पहन आया। नवल तो पूरे देसीपन के पक्षधर है, वे तो बंगालियों से भी आगे निकल गए हैं। देख लेंगे तो 2-4 खरी खोटी सुनाए बिना नहीं छोड़ेंगे। और बात भी ठीक ही है, आखिर बिना वजह परदेस की चीजें खरीद कर रुपए क्यों बिगाड़े? देसी लें तो दाम तो वही लगेगा, पर फायदा अपने ही यहाँ रहेगा। जानकी ने थोड़ी भौहें से कोड़कर कहा, धोती तो आखिर धोती ही है, पहनने लायक हो इतनी काफी है, इसमें खराबी क्या है? इतने में स्टेशन के कुली आ खड़े हुए। बंशीधर ने एक कुली कर लिया। तभी इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट ले लीजिए साहब, पुल पार करने के बाद 1.5 दर्जे का ही टिकट मिलता है। बंशीधर घूमकर बोले, और अगर मैं 1.5 दर्जे का ही टिकट लेने वाला हूं तो? इक्के वाला चुप रह गया। बंशीधर बड़बड़ाते हुए आगे बढ़े। इक्के की सवारी देखकर ही इसने ऐसा समझ लिया। समय आने पर वे रेल में बैठकर राजघाट पार करते हुए मुगल सराय पहुंचे। वहां पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर ठहर गए। नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक टहलते रहे। तभी दूर से गाड़ी का धुआं दिखाई पड़ा। यात्री अपनी अपनी गठरियां संभालने लगे। रेल भी अपनी गति कम करती हुई गंभीरता के साथ आकर खड़ी हो गई। बंशीधर ने चलती गाड़ी को शुरू से अंत तक आंखें गड़ाकर देखा, पर नवल कहीं दिखाई न दिए। फिर वे एक एक डिब्बा छान मारे, दोहरा तेहरा गए, भीतर तक झांका, पर नवल का पता न मिला। तब उनके मन में झुंझलाहट भर गई। मुझसे तो पक्के आने की चिट्ठी लिखी और खुद आए ही नहीं। अच्छा तमाशा बनाया, जाने कहाँ गया होगा। मिलेगा तो खूब समझाऊंगा। सबसे अधिक चिंता इस बात की थी कि जानकी सुनेंगी तो तानों की बरखा शुरू कर देंगी। पर अब सोचने का वक्त कहाँ, ट्रेन चलने ही वाली थी। बंशीधर लौटे और जानकी को जनानी डिब्बे में बिठाया। जानकी ने पूछा, नवल की बहू कहाँ है? बंशीधर ने उत्तर दिया, वी नहीं आए, शायद कोई कारण अटक गया। इतना कहकर वे बगल वाले डिब्बे में आ बैठे। टिकट तो 1.5 दर्जे का था, पर वो डिब्बा कलकत्ता से आने वालों से ठसाठस भरा था, इसलिए उन्हें तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस डिब्बे में वे बैठे थे उसमें कुल मिलाकर 10-12 ही यात्री थे। उनमें सभ्य कहे जाने लायक यदि कोई था तो बंशीधर ही थे। उनके पास वाले डिब्बे में एक सज्जन घराने की स्त्री बैठी थी। सिर से पांव तक ओढ़े, लंबा घूंघट निकाले, मानो कपड़ों में खुद को समेट कर बैठी हुई थी। बंशीधर ने सोचा, इनके साथ जो पुरुष होंगे उनके आने पर समय कट जाएगा। तीसरी घंटी बजी तो वो स्त्री थोड़ी घबराकर खिड़की की ओर देखने लगी। गाड़ी के छूटते ही वो मानो कांप उठी। रेल पर तो चढ़ ही गई थी, अब उसे किस बात का डर? गाड़ी अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी नहीं थी। 2-4 लोग गाड़ी की अंतिम विदाई तक खड़े रहे। स्टेशन की इमारत नजर आती रही, तब तक वो खिड़की से बाहर ताकती रही। फिर उसके कंठ से दबी दबी सिसकियां उठने लगी। उस डिब्बे में कुछ ग्रामीण प्रौढ़ स्त्रियां भी थीं। एक स्त्री उसके पास बैठी थी। वो बोली, अरे इनके मनई तो आए ही नहीं, देखत नाहक रोवत हैं। दूसरी बोली, अरे दूसरी गाड़ी से आ रहे होंगे। पहली बोली, अरे पगली ये तो जनानी डिब्बा है। दूसरी, तब तो बताओ ना, कहाँ उतरबू बेटा? मिर्जापुरा चढ़ी ना? आगे उसने क्या कहा वो सुनाई न दिया। पहली फिर पूछने लगी, कहाँ उतरी भूगो? इलाहाबाद। दूसरी, अरे इलाहाबाद कौन गांव है रे बहन? पहली, अरे वही जगह जहाँ लोग मकर स्नान करते हैं। दूसरी, अरे भला प्रयाग कौन नहीं जानता, 4 बार तो मैं खुद भी नहा आई हूँ। इसी तरह दोनों अपनी अपनी बोलती चली गईं। इसके बाद वे रेल के अपने अपने किस्से छेड़कर हंसी मजाक करने लगी। बीच बीच में उस अकेली स्त्री पर तरस भी दिखा देती।
एक बोली, टिकट पल्ले ही नहीं पड़ा होगा। अरे इस कलकत्ते तक का किराया भी क्या कम होता है। दूसरी, हम तो उसके आदमी को देखते भी नहीं पाए। तीसरी, मैंने तो देखा था, टोटी लगाए बैठा था। इन सब की उल जलूल बातें सुनते सुनते बंसीधर परेशान हो गए। तब उन्होंने कहा, तुम लोग इन्हें बेवजह और डरा रही हो। जरूर उनका आदमी इलाहाबाद तार करने गया होगा और वहां दूसरी गाड़ी से पहुंच जाएगा। मैं खुद इलाहाबाद जा रहा हूं। यदि जरूरत पड़ी तो मैं स्टेशन पर इंतजार कर लूंगा। तुम लोग में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर रुक जाना। इन्हें अकेले छोड़ना ठीक नहीं। ये सुनकर कुछ स्त्रियां संतुष्ट हुईं, कुछ और भी बोलने लगी। हाँ भैया, ये बात तो सच्ची कही। अरे दुनिया चलती ही ऐसे लोगों के बल पर। और तरह तरह की बातें होने लगी। पिछले कमरे में बैठी एक स्त्री, जिसने फ्रांसीसी छींट की दुलैया ओढ़ रखी थी, पूरे समय खामोश रही। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंशीधर को देख लेती और नज़र मिलते ही मुंह फेर लेती। बंशीधर सोचने लगे, ये क्या माजरा है। दिखने में तो अच्छी खानदान की लगती है, पर चाल ढाल ठीक नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंच रही थी। बंशीधर उस उदास स्त्री को दिलासा देते हुए सोच रहे थे, अगर तार में कोई खबर नहीं आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर रुकना पड़ेगा, और उससे भी ना आए तो क्या करूंगा। इतने में गाड़ी नैनी से छूट गई। साथ की उन अनपढ़ स्त्रियों ने फिर बोलना शुरू किया, बताओ भैया, टिकट बिना पकड़े गए तो कैसी सजा होती है। अरे इन्हें ये नहीं समझ में आया कि मेहरारू को तो बैठा दिया और खुद टिकट लेने चले गए। यहाँ तक कि एक आदमी ने तो यहाँ तक कह दिया कि रात में बंशीधर उसके जेवर लेकर भाग न जाए। डिब्बे में एक लाठीधारी भी था। उसने तो मजाक में कह दिया, का बाबूजी, अगर कुछ मिले तो हमरो हिस्सा। इस बात पर बंशीधर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने उसे खूब डांटा। वह तो चुप हो गया, पर अगर इलाहाबाद उतरता तो शायद बदला लेने से न चूकता। इलाहाबाद उतरकर बंशीधर ने एक बुढ़िया को उस स्त्री की रखवाली के लिए कहा और खुद जानकी को उतारने चले गए। जानकी ने सब सुना तो बोली, अरे ये सब छोड़ो, क्यों झमेले में पड़ते हो। पर बंशीधर कहाँ मानने वाले थे। जानकी और उस भद्र स्त्री को एक और बैठाकर वे स्टेशन मास्टर के पास गए। उनके जाते ही बुढ़िया किसी बहाने से वहां से खिसक गई। लौटने पर देखा वहां कोई नहीं। चारों तरफ देखा पर पता न चला। वे घबरा उठे। कैसा अशुभ समय है कि एक के बाद दूसरी मुसीबत। इतने में वही दुलाई उड़े स्त्री उनके सामने आ गई। बंशीधर ने झुंझलाकर कहा, तू ही उन्हें कहीं ले गई होगी। इतना कहना था कि दुलाई के भीतर से नवल किशोर खिलखिला पड़े। अरे ये क्या, ये सब तुम्हारी शरारत थी। अब समझ में आया, कैसी मजाकिया हरकत की। अच्छा बताओ वे गए कहाँ। नवल बोले, वे तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी आ जाओ। बंशीधर ने कहा, नहीं, पहले सब मामला साफ साफ सुनूंगा। तुम मिर्जापुर में प्रकट कैसी हुए। नवल हंसते हुए बोले, अरे मैं तो कलकत्ते से ही, बल्कि मुगल सराय से ही तुम्हारे साथ था। तुम जब वहां मेरे लिए चक्कर लगा रहे थे, मैं ड्योनी दर्जे के ऊपर वाले बेंच पर लेटा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्जापुर में जब तुम पेट पूजा कर रहे थे, मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने देखा नहीं। मैं तुम्हारी ही गाड़ी में आ बैठा और सोचा थोड़ा और मजा ले लूं। इसी तरह यहां तक बात पहुंच गई। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे रहने दो। बंशीधर का मन हल्का हो गया। दोनों मित्र हंसते बतियाते गाड़ी के पास पहुंचे। देखा दोनों मित्रों की पत्नियां खूब ठहाके लगा रही हैं। जानकी बोली, तुम क्या जानो, इनकी हंसी ही कुछ ऐसी होती है। हंसते हंसते किसी की जान भी चली जाए तो इन्हें दया न आए। आखिर दोनों मित्र अपने अपने परिवार को लेकर खुशी खुशी घर पहुंचे और मुझे भी उनकी एक कहानी लिखकर छुट्टी मिली।